जय श्री राम दोस्तों। स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कहानी है जोरदार सबक। 60 वर्षीय यमुना जी आज फूले नहीं समा रही थी। अरे भाई, खुश होती भी क्यों ना। आखिर कुछ दिन पहले ही अपने बेटे के पास पहली बार गांव से निकलकर वह शहर आई थी। आज उनके बेटे की शादी को पूरा 1 साल हो गया था। अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर उनके बेटे और बहू ने अपने सभी दोस्तों और आस पड़ोसियों को फोन करके पार्टी में बुलाया। यमुना जी अपने पति अशोक जी के संग अपने बेटे और बहू की लंबी उम्र की कामना करने के लिए मंदिर में प्रार्थना करने जाती हैं और घर आकर अपने बेटे और बहू को खूब सारा आशीर्वाद देती हैं और सालगिरह की बधाइयाँ देती हैं। कविता और योगेश शाम की पार्टी की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए थे। शाम होते ही सब लोग तैयार होकर पार्टी हॉल में पहुंच जाते हैं। सारे मेहमान भी धीरे धीरे आना शुरू हो चुके थे। अब कविता जैसे ही अपने पति योगेश का हाथ पकड़कर अपनी शादी की सालगिरह का केक काट रही थी, तभी कविता के पति योगेश की नज़र उसके हाथ पर पड़ी तो योगेश ने पूछा, कविता तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई जो मैंने तुम्हें अभी सालगिरह के उपहार पर दी थी। कविता अपने हाथ में लिए हुए केक को वापस रख देती है और अपनी अंगूठी को चेक करती है। उसके चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई थीं कि उसके सोने की इतनी भारी अंगूठी कहाँ गई। कहाँ? वह आसपास खड़े लोग भी पूछते हैं, क्या हुआ कविता, कोई बात है क्या, तुम कुछ ढूंढ रही हो? परेशानी भरे शब्दों में कविता ने कहा, हाँ, मेरे सोने की इतनी भारी अंगूठी पता नहीं कहाँ गिर गई। अभी कुछ समय पहले ही तो मेरे पति ने मुझे पहनाई थी। इसका डिब्बा तो इधर ही टेबल पर रखा हुआ है, लेकिन अंगूठी कहीं नजर नहीं आ रही। कविता ने आओ देखा न ताओ सीधे अपनी सास यमुना जी के पास पहुंच गई। उसे समय यमुना जी अपनी हम रूम के लोगों के साथ कुर्सी पर बैठी खाना खा रही थी। कविता उनके पास पहुंचकर कहती है, मम्मी जी जरा उठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? मम्मी जी, मेरे सोने की अंगूठी जो अभी थोड़ी देर पहले ही आपके बेटे ने मुझे उपहार के तौर पर दी थी, कहीं खो गई है। आप अपना पर्स दिखाइए, मुझे आपके पर्स की तलाशी लेनी है। उनकी बहू कविता की ऐसी बातें सुनकर आसपास में बैठी हुई सभी लोगों ने उनके चेहरे को देखने लगे कि कविता बहू ऐसा क्यों कह रही है। यमुना जी भी अपने चारों तरफ बैठी हुई लोगों को शर्मिंदगी भरी नज़रों से देख रही हैं। उनकी बहू ने अभी अभी जो कहा उसे वह लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या मैं अपनी बहू की अंगूठी चुराऊंगी? यमुना जी कहती हैं, बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम, अंगूठी उधर ही कहीं गिरी होगी, जाकर उधर ही ढूंढो। बहू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अंगूठी तुमसे खोई है तो मेरे पर्स की तलाशी लेने की क्यों बात कर रही हो? माँ जी, जब से आप गांव से आई हैं तब से मैं आपको देख रही हूँ कि आप मेरी हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हो। कभी मेरी अलमारी खोलकर साड़ियाँ देख रही होती हो तो कभी मेरे मेकअप का सामान उठाकर देख रही होती हो। आपकी नज़रें बस मुझ पर और मेरे सामान पर ही गड़ी रहती हैं। और तो और जब से तुम्हारे बेटे ने मुझे अंगूठी देने की बात कही तब से मुझे अब समझ में आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा था। बेटा तुम गलत सोच रही हो, बेटे ने तुम्हें अंगूठी दी, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ। अरे तुम उसकी पत्नी हो और तोहफा देने या लेने का तुम दोनों का ही अधिकार है। कविता अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती है और उनके हाथों से पर्स को छीन लेती है और छीनकर पर्स का सारा सामान वहीं बैठी सभी औरतों के सामने निकालकर जल्दी जल्दी दूसरी टेबल पर फैलाने लगी। भरी महफिल में अपनी इस तरीके से बेइज्जती होते देख यमुना जी के हाथों से खाने की थाली छिटक कर नीचे गिर जाती है। बहू ने पूरे पर्स की तलाशी ले ली, पर्स का सारा सामान बिखेर दिया, लेकिन यमुना जी के पर्स में जब कोई अंगूठी थी ही नहीं तो कहाँ से मिलने वाली थी। लेकिन बहू ने सबके सामने उनकी ऐसी बेइज्जती की जिसकी वजह से वह कुर्सी पर ही बैठी रह गई। यमुना जी उस भरी महफिल में आज अपने आप को टूटा हुआ और अकेला महसूस कर रही थी।
यमुना जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अपनी साड़ी के पल्लू से आंसुओं को साफ करती हुई वह वहीं कुर्सी पर चुपचाप बैठी रही। यमुना जी के पति अशोक जी, जो अभी बाहर फोन पर किसी से बातें कर रहे थे, बातें खत्म होने के बाद जब वह पार्टी हॉल में वापस अंदर आए, तब वह कुर्सी पर बैठी अपनी पत्नी को देखते हैं। उनके चेहरे से लग रहा था कि यमुना जी कुछ उदास लग रही हैं। वह जल्दी से खाने की एक प्लेट लगाकर यमुना जी के पास आकर एक कुर्सी खींचकर बैठ जाते हैं। पास आकर देखा तो यमुना जी की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ यमुना, तुमने खाना नहीं खाया? खाना बहुत तीखा था क्या, जिस वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ मीठा लेकर आता हूँ। यह लो तुम्हारी पसंद के गुलाब जामुन। थोड़ा सा गुलाब जामुन खाने के बाद भी यमुना जी कुछ नहीं बोली। अब तो अशोक जी को समझते देर न लगी। ज़रूर कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। अरे यमुना, कुछ तो बोलो, ऐसे पत्थर की मूर्ति क्यों बनी बैठी हो? क्या हुआ है? यमुना जी के मुंह से बड़ी मुश्किल से ये शब्द फूटते हैं। क्या मैं चोर हूँ? मेरी बहू ने मुझे चोर बुला दिया, सबके सामने मेरे पर्स की तलाशी ले ली। मैं चोर हूँ क्या? बहू ने कैसे सोच लिया कि मैं चोरी करूँगी? मैं कोई चोर नहीं हूँ। यमुना जी बड़बड़ाते जा रही थी। इतना कहकर यमुना साड़ी के पल्लू से मुंह भींचकर रोने लगी। अरे यमुना, तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? कौन कह रहा है कि तुम चोर हो और तुम चोरी क्यों करोगी? तभी आसपास सभी लोगों को कविता की अंगूठी खोने का पता चल गया। उन्हीं में से एक आदमी कहता है, अरे अशोक जी, आपकी बहू की अंगूठी खो गई है। वह वही ढूंढ रही है, साथ में बेटा भी ढूंढ रहा है। तभी पास में बैठी हुई एक वृद्ध महिला कहती है, बताओ, बहू को पहले अपनी अंगूठी अपने आसपास ढूंढनी चाहिए थी। अरे भला ऐसा भी कोई करता है क्या? सीधे अपनी सास की तलाशी ले ली, वह भी सभी लोगों के सामने। अरे पार्टी में इतने लोग मौजूद हैं, कुछ तो शर्म लिहाज किया होता। देखो बेचारी तब से गुमसुम बैठी है, ना तो कुछ कह रही है और ना ही किसी से बोल रही है। अशोक जी जब ये सब कुछ बातें सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है कि बहू ने बिना सोचे समझे अपनी सास पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा दिया। पास की टेबल पर अशोक जी की नज़र पड़ जाती है। वहाँ उनकी पत्नी का पर्स रखा हुआ था। पर्स का सारा सामान टेबल पर फैला हुआ था। वह जल्दी से पर्स का सारा सामान समेटकर अंदर रख देते हैं। थोड़ी देर में बेटा भी अपनी माँ के पास आया और कहता है, माँ बता दो अगर आपने अंगूठी कहीं देखी हो। सीधा सीधा तो माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वह गोल गोल घुमा फिरा कर अपनी माँ से पूछ रहा था कि माँ आपने अंगूठी को कहीं देखा हो तो बता दो। तभी अशोक जी अपने बेटे से कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ से अंगूठी के बारे में पूछते हुए? क्या तुझे अपनी माँ चोर दिखाई देती है? क्या वह तुम्हारी पत्नी की अंगूठी चुराएगी? अरे क्या कमी है तुम्हारी माँ के पास जो तुम्हारी माँ तुम्हारी पत्नी की अंगूठी चुराएगी? तू इधर से चला जा बेटा, नहीं तो गुस्से में मैं कुछ कर बैठूंगा। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अशोक जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बेटे के फ्लैट पर वापस आ गए। बेटे और बहू अभी पार्टी ही कर रहे थे। घर पर आकर अशोक जी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम चिंता मत करो, बहू को आने दो, हम दोनों उसको डांटेंगे कि उसने कैसे सबके सामने तुमसे इस तरीके से बर्ताव किया। सबके सामने अपनी सास की तलाशी यह बहू ने अच्छा नहीं किया। बहू तो बहू, बेटे ने भी उसको एक बार भी नहीं रोका कि तुम मेरी माँ की तलाशी क्यों ले रही हो। मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। कमरे में जाकर यमुना जी उस दिन को याद करने लगती हैं जब उनके बेटे और बहू ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था कि माँ, हम अपनी शादी की पहली सालगिरह बड़ी ही धूमधाम से मना रहे हैं, आप लोग भी हमारी शादी की सालगिरह की पार्टी में ज़रूर आना। यमुना जी अपने बेटे के पास
जाने के नाम से इतना खुश हो गई थी कि चलो आज पहली बार वह अपने बहू बेटे के घर जा रही हैं, क्योंकि जब से बेटे की नौकरी शहर में लगी है, जब से उन्हें अपने बेटे की याद आती है, तब वह उसे अपने पास गांव में ही बुला लेती थी। बेटा भी उधर अकेला एक कमरा लेकर ही रहता था, तो इधर जाकर भी क्या करती। लेकिन जब तो उसकी शादी हो गई, बहू के साथ उसने एक बड़ा सा फ्लैट खरीद लिया। उसी में वे दोनों आराम से रहते हैं। आज उनकी शादी को पूरा 1 साल होने वाला था। यमुना जी अपने पति से कहती हैं, सुनो जी, मेरी बहू की यह पहली सालगिरह है, इसलिए मैं तो अपनी बहू को बहुत अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। अशोक जी कहते हैं, चलो मैं आज ही तुम्हें बाजार लेकर चलता हूँ। अपनी बहू के लिए तुम एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेना। अरे ना ना, मैं अपनी बहू को साड़ी नहीं दूंगी, मैं तो अपनी बहू को सोने के कंगन दूंगी, कंगन। अरे इतना महंगा उपहार तुम अपनी बहू को सालगिरह पर दोगी? चलो कोई ना, तुम्हारी इकलौती बहू है, अब तुम्हें अपनी बहू को सोने के कंगन देने का इतना मन है तो ठीक है, मैं कल ही बैंक से पैसे निकलवा लूंगा और फिर तुम मेरे साथ सुनार की दुकान पर चलना और एक अपनी पसंद के बहू के लिए सुंदर से कंगन खरीद लेना। जिस दिन यमुना जी अपनी बहू के लिए कंगन लेने गई थी, उस दिन कितनी खुश थी कि अपनी बहू को जब यह कंगन देंगी तो बहू इतनी खुश हो जाएगी कि मेरी सासू माँ ने मुझे सबसे अच्छा और सबसे सुंदर उपहार में सोने के कंगन दिए हैं, वह तो मुझे खुशी के मारे गले से ही लगा लेगी। पता नहीं क्या क्या अरमान यमुना जी ने अपने दिल में सजा रखे थे। दरअसल योगेश यमुना जी और अशोक जी का इकलौता बेटा है। अशोक जी गांव में सरकारी स्कूल में अंग्रेजी भाषा के अध्यापक हैं और साथ ही साथ वह बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते हैं। आसपास के गांव के बच्चे भी उनसे पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि जिस तरह वे अंग्रेजी भाषा को पढ़ाते हैं, बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। अपने एरिया के वह अंग्रेजी के प्रसिद्ध अध्यापक हैं। गांव के सभी लोग उनको नाम से नहीं जानते, बल्कि गांव में तो सभी लोग उन्हें मास्टर जी के नाम से ही जानते हैं। किसी से भी पूछ लो अंग्रेजी के मास्टर जी का घर कहाँ है, तो कोई भी बता देगा। अशोक जी का बेटा योगेश पढ़ने में अच्छा था। उन्होंने अपने बेटे की स्कूल की शिक्षा गांव से ही पूरी करवाई। उसके बाद अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। अपनी नौकरी में जितना भी कमाते थे, सब कुछ अपने बेटे की पढ़ाई के लिए भेज देते थे और बाकी जो ट्यूशन और कोचिंग से कमाते थे, उसे अपने घर खर्चे चलाते थे। एक दिन योगेश भी पढ़ लिखकर अच्छी सी नौकरी करने लगा, तो उसे बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत बड़ी पद पर जॉब मिल गई। नौकरी लगने के बाद योगेश के बहुत सारे रिश्ते आने लगे, क्योंकि योगेश दिखने में भी अच्छा था और अब तो उसकी नौकरी भी लग गई थी। तो आए दिन कोई ना कोई उसकी शादी के लिए रिश्ते आते ही रहते थे। उनमें से ही यमुना जी को कविता की फ़ोटो पसंद आ गई। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद एंगेजमेंट हुई और उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू होने लगीं। शादी भी धूमधाम से हुई। यमुना जी और अशोक जी ने शादी में सब कुछ अपनी बहू और बेटे के हिसाब से ही किया था। यहाँ तक कि लोगों की परवाह ना करते हुए चढ़ाने का सारा सामान अपनी बहू के हिसाब से ही खरीद पाया था। अपनी बहू को साथ लेकर गई थी कि मेरी बहू को जैसा पहनना है वैसा ही वे अपनी मर्जी से खरीद लेगी। कौन सा मुझे पहनना है, उन्होंने सब कुछ अपनी बहू के हिसाब से ही किया था। यमुना जी के मन में कहीं ना कहीं यह भी था कि उनकी कोई बेटी नहीं है। जब बहू आएगी तो बहू को ही अपनी बेटी बनाकर रखेंगी, बेटी जैसा लाड़ और प्यार देंगी, उसको महसूस नहीं होने देंगी कि यह उसका ससुराल है। लेकिन यमुना जी को कहाँ पता था कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और सास कितना भी कुछ भी कर ले, वह कभी भी माँ नहीं बन सकती। दुनिया की यही सच्चाई है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। धीरे धीरे शादी का समय नज़दीक आया। कविता दुल्हन बनकर यमुना जी के घर में आ गई।
यमुना जी तो शादी में खुशी के मारे फूले ही नहीं समा रही थी कि उनके छोटे से परिवार में एक नया और सदस्य आ गया। उन्होंने अपनी बहू का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से किया। बहू के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं आने दी। हालांकि शादी होने के बाद बहू 15 दिनों तक दिन ससुराल में ही रही, लेकिन इन 15 दिनों में यमुना जी ने अपनी बहू को पूरी तरह से आराम से बिठाकर खिलाया पिलाया। वैसे भी दोस्तों, हमारे समाज में शादी जब नई नई बहू आती है तो उससे कोई काम नहीं करवाया जाता, तो यमुना जी अपनी बहू के सारे काम किया करती थी। कविता जब दोबारा से अपने ससुराल आई तो सिर्फ 2 दिन रुकी। उसके बाद योगेश के साथ वापस नौकरी पर चली गई। यमुना जी को अपनी बहू के साथ ज़्यादा समय बिताने का समय नहीं मिला था। वह अपनी बहू को ठीक से समझ ही नहीं पाई थी कि बहू का स्वभाव कैसा है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस तरीके की है, कि उनकी बहू बहुत अच्छी है या नहीं। दोस्तों, लेकिन जब तक हम किसी को अच्छी तरह से नहीं समझ लेते तब तक हम उसके स्वभाव के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जब हम उसके साथ रहते हैं तब हमें उसके स्वभाव के बारे में पता चलता है। जब तक तो हम किसी को भी अपनी पलकों पर बिठा कर ही रखते हैं, हमें उसकी सच्चाई नहीं पता चलती। जब हम उसके पास जाकर रहते हैं तब जाकर हमें उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तब हमें उसकी हकीकत से रूबरू होते हैं। यही हाल आज कुछ यमुना जी का था और अशोक जी का। अपने बेटे और बहू के फ्लैट पर कमरे में बैठी यमुना जी यही सब बातें सोच रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। जैसे ही यमुना जी दरवाजा खोलती हैं तो देखती है सामने उनका बेटा और बहू खड़े हुए हैं। सारी पार्टी को निपटाने के बाद रात के करीब 1 बजे सभी लोग घर वापस आ गए थे। यमुना जी आज शांति से दरवाजा खोलकर वापस से अपने कमरे में चली गईं। बेटा उनसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन यमुना जी ने कहा अभी कुछ कहने की और सुनने की आवश्यकता नहीं है और अभी बहुत रात हो चुकी है, रात के 1 बज रहे हैं, तो वह क्या ही किसी से बात करती। इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर चारपाई पर बैठ गई और हल्की सी खटर पटर की आवाज से अशोक जी भी जाग गए और कहने लगे, क्या हुआ यमुना, तुम अभी तक सोई नहीं? और ये बाहर किसकी आवाज आ रही थी? कुछ नहीं, बेटे और बहू पार्टी कर कर आ रहे हैं। तभी यमुना जी को याद आता है, अरे हाँ, हम बहू के लिए वह सोने के कंगन बनवा कर लाए थे, वह तो हमने उसको दिए ही नहीं। बेटे ने उसको जब अंगूठी पहनाई थी उसी समय मैंने सोचा था हम भी अपने कंगन इसी समय पर दे देंगे, पर पता नहीं तुम कहाँ घूम रहे थे, मुझे दिखाई नहीं दिए। हाँ, तो तुम्हारी कंगन तो तुम्हारी कोटी की जेब में ही रखे हुए थे और फिर मैं आकर खाना खाने के लिए बैठ गई और उसके बाद यह सब कुछ हो गया। आखिर में माँ का मन तो माँ का मन ही होता है। इतना सब हो जाने के बाद भी यमुना जी अपने पति से कहती हैं, ऐसा करते हैं, हम अपनी बहू को वह कंगन सुबह दे देंगे। अशोक जी अपनी चारपाई से उठकर बैठ गए और यमुना जी से बोले, नहीं यमुना, अब मैं ये कंगन बहू को नहीं दूंगा। तुम कितने मन से ये कंगन अपनी बहू के लिए बनवा कर लाई थी, लेकिन बहू ने तुम्हारे साथ क्या किया तुम भूल गई? अब मैं ये कंगन कतई बहू को नहीं देना चाहता। अपने पति के आगे यमुना जी कुछ नहीं कहती, क्योंकि कहीं न कहीं बहू का गलत व्यवहार उन्हें भी बहुत बुरा लगा। सुबह 9 बजे तब सब लोग सोते रहे, क्योंकि देर रात तक पार्टी चली थी, तो कोई भी जल्दी नहीं जगा। यमुना जी उठकर रसोई में गई और अपने लिए और अपने पति के लिए चाय बनाकर लेकर आई। चाय पी ही रहे थे तब बेटा और बहू भी उठ गए। बेटा कहता है, माँ, आपने अकेले अकेले चाय बनाकर पी ली, मेरे लिए तो चाय बना ही नहीं। यमुना जी कहती हैं, ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। यमुना जी की चाय बनाने के लिए जैसे ही उठी तो अशोक जी बीच में ही रोक देते हैं, क्यों बेटा, कल तुमने और बहू ने जो अपनी माँ के साथ किया उसके बाद भी
तुम उम्मीद रखते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए चाय बना कर देगी? योगेश सक पकाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अंगूठी न कविता के पर्स में ही निकल कर गिर गई थी। सब जगह ढूंढ लेने के बाद जब हर कहीं नहीं मिली तो हम लोगों ने सोच लिया था कि कहीं न कहीं गिर गई होगी और किसी के हाथ लग गई होगी, शायद किसी के हाथ पड़ गई होगी, इसलिए नहीं मिल रही। थोड़ी देर बाद कविता के पर्स में रखा हुआ उसका फोन बजा। फोन उठाने के लिए मैं पर्स के पास गया। पर्स में से फोन निकाला तो देखा अंगूठी उसी में पड़ी हुई है। मुझे माफ कर दो, कविता ने जो कुछ भी आपके साथ किया वह अच्छा नहीं किया। पास में खड़ी हुई कविता को देखकर अशोक जी कहते हैं, बहू, अपनी सास का पर्स देखने से पहले एक बार अपना पर्स भी देख लेना चाहिए था, तब जाकर किसी के ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए। बहू कविता कहती है, पापा जी, इतनी महंगी अंगूठी थी, अगर खो जाती तो बुरा तो लगता ही है, और मैं तो माँ का पर्स सिर्फ इसलिए देख रही थी, कहीं मैंने गलती से माँ के पर्स में ना रख दी हो। नहीं बेटा, तुम अपनी अंगूठी यमुना जी को रखने के लिए क्यों दोगी? अपनी अंगूठी तो तुम खुद ही रखोगी ना। तुमने जानबूझकर अपनी सास का सबके सामने अपमान किया है, यह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी पत्नी को अंगूठी नहीं पहना सकता हूँ? अरे, मेरे पास अभी इतने पैसे हैं कि मैं तो इससे भी ज्यादा सुंदर चार चार अंगूठी अपनी पत्नी को दिला सकता हूँ। आज भी मुझे पेंशन मिलती है और आज भी मैं 70 वर्ष के होने के बाद भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी पत्नी को हर साल छोड़ो, हर महीने एक नया गोल्ड खरीद कर दे सकता हूँ। तो आज के बाद यह बात कान खोलकर सुन लेना कि मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी के गुस्से को देखकर योगेश अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, आप तो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। क्योंकि योगेश को पता था उसके पिताजी इतनी आसानी से उसे माफ करने वाले नहीं हैं, लेकिन माँ बहुत ही कोमल दिल की है, इसीलिए उसे जल्दी ही माफ कर देगी। इसीलिए योगेश माँ के पास गया और हाथ जोड़कर माँ से माफी मांगने लगा। यमुना जी ने भी तरस खाकर दोनों बहू बेटों को माफ कर दिया। बाद में बेटा हंसते हुए कहता है, माँ, आपने अपनी बहू को कुछ उपहार नहीं दिया? क्या आप कुछ लेकर नहीं आई थी देने के लिए? अशोक जी कहते हैं, बेटा, लेकर तो आए थे, पर अब देने का मन नहीं है। अब वह कंगन मैंने तुम्हारी माँ को ही दे दिया। वैसे तो तुम्हारी माँ इन चीजों का शौक नहीं रखती, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वह भी इन सब चीजों को पहने, जिससे लोग कम से कम ये तो ना कहें कि तुम्हारे पास वह सारी चीजें हैं ही नहीं। ऐसा आप हमारे लिए क्या लाए थे? जरा हमें भी तो बताइए पिताजी। पास ही में खड़ी हुई कविता ने अपने ससुर जी से कहा। अशोक जी अपनी बहू से बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चुपचाप चले गए। 2 दिन बाद अशोक जी और यमुना जी अपने गांव जाने के लिए निकल रहे थे। यमुना जी ने अपने हाथों में वही सोने के कंगन पहने हुए थे जो वह अपनी बहू को देने के लिए लाई थी। बहू बहुत ही सुंदर कंगन थे। जब वह जाने लगी तो कविता अपनी सासू माँ के पैर छूने के लिए आई, और जैसे ही उसने अपनी सासू माँ के हाथों में इतने मोटे मोटे सुंदर से नई डिजाइन के सोने के डायमंड जड़े हुए कंगन देखे तो देखते रह गई और बोली, माँ जी, ये कंगन तो बहुत ही सुंदर हैं। इतने सुंदर कंगन तो मेरे पास भी नहीं है। यह कंगन आपने कब खरीदे? पास में खड़ा हुआ बेटा भी माँ के हाथों में पहने हुए कंगन की तारीफ करता है। यमुना जी आज कुछ नहीं कह पाती हैं। अशोक जी कहते हैं, बेटा, वैसे तो ये कंगन किसी और के लिए लाए थे, लेकिन अब यह मेरी पत्नी के हाथों की शोभा बढ़ा रहे हैं। बेटा और बहू समझ गए पिताजी क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपनी सासू माँ के साथ जो व्यवहार किया वह उन कंगन को मांग भी नहीं सकते थे। कविता इतने सुंदर कंगन को देखकर अपने हाथों को मलती रह गई। कविता का उस कंगन को लेने का बहुत मन ललचा रहा था,
पर कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब क्या करें। उनकी जरा सी गलती ने उन्हें समाज और सास ससुर के सामने आज बहुत ही नीचा दिखा दिया था और हाथ में आई हुई लक्ष्मी भी चली गई। तो दोस्तों, अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए अशोक जी ने जो किया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी आपको पसंद आई या नहीं आई वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राम दोस्तों।